जी, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य परिहार फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ मैं। इस बार जो हमने टॉपिक लिया है, वो बहुत ही जुड़ा हुआ है समाज से, जिसके कारण समाज में कुप्रभाव भी है और इसको हम चाहते हैं तो बेहतर भी कर सकते हैं। जो टॉपिक लिया है वो है लिवर एवं शराब। इन दोनों में आपसी संबंध क्या है, इसकी क्या दिक्कतें होती हैं लिवर में शराब के कारण, ये अगले 20-25 मिनट में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में मैं चर्चा बहुत पहले से करना चाह रहा था। लोगों में जागरूकता की कमी है और इस जागरूकता को हमें पूरा करना चाहिए और मैं इसको कर्तव्य समझते हुए इस बार लिवर व शराब पर चर्चा करने आया हूँ। तो हम सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न हमारा आता है कि हम लिवर पर ही क्यों, शराब और लिवर पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो ये जानना जरूरी है कि भारत में जनसंख्या इतनी अधिक है और इस अधिक जनसंख्या में, जो कि डेवलपिंग कंट्री है हमारी, शराब का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। हर तरह की शराब, देसी शराब, विदेशी मदिरा, सारी उपलब्ध है, लेकिन देसी मदिरा का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है और इस उपयोग के कारण बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं लिवर संबंधित, शराब के सेवन के कारण, जो कि लोगों को मालूम ही नहीं है। उन्हें ये लगता है कि हमारा रूटीन है और इसी से हमारा शरीर चलता है। तो इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे द्वारा। तो इसी चीज़ के लिए मैं आज चर्चा करूँगा, क्योंकि शराब के बारे में जानकारी बहुत कम है। सेवन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कंजम्पशन होता है शराब का। तो इस बारे में हम लोग आगे, मैंने इसको क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न जो रहते हैं वो बना दिए हैं। प्रश्न आपके सामने रख दूंगा मैं और उत्तर भी मैं ही दूंगा, जिसको आप सुनेंगे तो आपको लिवर और शराब दोनों के बारे में क्लियरेंस मिल जाएगा आपको। तो सारे ही वैज्ञानिक पहलू हम डिस्कस करेंगे और इसके उपचार, इसके रोग, सबके बारे में ही डिस्कशन हम कर लेंगे। तो पहले प्रश्न पर आते हैं हम, शराब का शरीर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही आम प्रश्न है और इसका जवाब आप अगर जान लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा जानने के बारे में, जानने के लिए कि शराब का असर क्या रहता है शरीर पर। तो देखिए, दो प्रभाव होते हैं, एक लंबे समय के और एक लघु समय के, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट में वो आते हैं जो तुरंत होता है, आपने शराब पी और अभी हमें 1-2 घंटे में क्या अंतर आने वाले हैं, वो प्रभाव होते हैं शराब के, अल्कोहल के। और दूसरे होते हैं लंबे समय में, मतलब दिनों दिन, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, महीने भर, एक एक साल में शराब लंबे समय पियो तो क्या असर आता है। तो तुरंत में तो ये प्रभाव आता है कि हमने शराब पी तो वॉमिट, कई लोगों को उल्टी होती है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होने लगता है, कई लोगों का बैलेंस बिगड़ता है ज़्यादा पी लेते हैं तो। कुछ कुछ में देखा गया है कि अल्कोहल की रिएक्शन हो जाती है, लाल दाने आने लगते हैं, लाल चिकत्ते आने लगते हैं, उनको अजीब सा होने लगता है, लाल होने लगते हैं वो। उसके बाद अंधापन भी देखा गया है एक्यूट पॉइजनिंग के कारण। और अंधापन जब होता है जब शराब में मिलावट होती है, जो कि देशी शराब में सबसे ज़्यादा होती है। उसमें मिथाइल मिला लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल, ये लोग उसको सस्ता और मुनाफा कमाने के चक्कर में। और जो लेबर क्लास रहते हैं या जो सस्ती शराब पीते हैं, जिनके पास पैसे का अभाव रहता है, वो उसको सस्ते में लेकर पी लेते हैं और वो तुरंत ही अंधे हो जाते हैं 1-2 घंटे में, क्योंकि उससे मिथाइल अल्कोहल आँख के पर्दे में असर करता है और उनको अंधा कर देता है। कुछ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि तुरंत पीकर मृत्यु भी हो गई है मरीजों की। वो इसलिए हो जाती है कि अपने होशो आवाज़ तो खो ही देते हैं, तो रिफ्लेक्स कम हो जाते हैं, खुद उल्टी करते हैं, वही उल्टी फेफड़े तक चली जाती है, तो वही फेफड़े में पूरे में फैल जाती है और निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया होकर उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो कई बार देखा गया है कि किसी ने शराब पी और देखा गया अगले दिन वो मृत पाया गया, तो लोगों को पता नहीं चलता क्या हुआ। तो मुख्य कारण एक उसमें से ये देखा गया है कि पोस्टमार्टम में ये पाया गया है कि वो अपनी ही उल्टी जो रहती है सांस के रास्ते में ले लेता है और उसके कारण उसको सफोकेशन के, दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब हम आते हैं लंबे समय के बाद क्या असर आता है शराब का। लंबे में मतलब क्रॉनिक। तो क्रॉनिसिटी में अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो सिर से लेके पैर के नाखून तक लक्षण आते हैं शराब के। ऐसा नहीं है सिर्फ लीवर ही खराब करता है, शरीर के लगभग लगभग हर एक अंग पे असर करता है। हम बाल से शुरू करें, सिर से शुरू करें तो बालों का झड़ना चालू हो जाता है। उसके बाद मस्तिष्क जो रहता है वो कमज़ोर हो जाता है, हमारी मेमोरी जो रहती है वो कम हो जाती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है। जो लंबे समय से शराब पीते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है उनको। उसके बाद हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होती है एक बीमारी, जिसमें शराब की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा अगर शरीर में बढ़ती है तो वो ब्रेन को भी
सिकोड़ देता है, श्रिंक कर देता है। उसके बाद आँखों की रोशनी कम होती है, हमारे दाढ़ी के बाल, चेहरे के बाल, सभी तरह के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं जो लंबे समय से शराब पीते हैं। चमड़ी जो रहती है वो पेल हो जाती है, मतलब खून की कमी के कारण सफ़ेद सी होने लगती है, ये भी कारण होता है। उसके बाद हम आते हैं हृदय की तरफ, तो हृदय कमज़ोर हो जाता है, एल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं उसको। लंबे समय से शराब के कंजम्पशन के कारण हार्ट मोटा हो जाता है और काम कम कर पाता है। उसके बाद लीवर का तो पूरा सेशन ही है, लीवर के बारे में मैं अच्छे से चर्चा करूँगा। फैटी लीवर होते होते, हेपेटाइटिस होते होते, फिब्रोसिस होते होते लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाता है। उसके बाद नाखून का झड़ना, खून की कमी, खून की उल्टी आना, अल्सर होना पेट में, हाथों का कमज़ोर, पाचन का कमज़ोर होना, पाइल्स होना, फिशर होना, ये सब बहुत आम देखा गया है और यही लंबे समय से शराब लेने पर प्रभाव पड़ता है हमारी शरीर पर। तो इस बात का बहुत ध्यान देना है अपन को कि शराब का अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप अगर ये जान लेंगे तो आप आपके आसपास में जो मरीज हैं या आपके आसपास जो लोग हैं जो शराब का सेवन कम कर ज़्यादा करते हैं, उनको आप मदद कर पाएंगे कि आपको ये लक्षण आ रहे हैं, आपको शीघ्र ही परामर्श लेना चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए। अब सवाल है कि क्यों शराब की अधिकता को हानिकारक माना गया है। हम क्यों मान रहे हैं कि अधिक शराब पीने से हानिकारक। देखिए, इसके लॉ भी बना दिए गए हैं शराब के लिए कई, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग पॉलिसी फॉलो होती है शराब को लेकर। हाँ, ये जरूर मान रहे हैं कि शराब का अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की हो जाती है अगर आप सेवन कर रहे हैं, कि उसको एक जिम्मेदारी की तरह निर्वाह करें। अधिकता आप करेंगे तो उसमें जुर्माना भी होगा और लॉ बने हुए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट है हमारे पास, सरकार ने बनाया हुआ, जो ये बताता है कितनी मात्रा से अधिक लेने पर आपको आर्थिक या दंड लग सकता है। कितनी मात्रा अगर आप ज़्यादा ले लेंगे शराब की और ड्राइव करेंगे तो आपको बिल्कुल लीगल एक्शन ले लिया जाता है। तो हर एक लोग का अलग, कंट्रीज़ का अलग है, लेकिन इंडिया में जो परमिसिबल कंटेंट है अल्कोहल का, ब्लड अल्कोहल कंटेंट होता है परमिसिबल, तो वो इंडिया में जो है 330 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड है। तो इसको मैं अगर आम भाषा में बताऊं कि आप एक बियर का जो 330 ml का कैन अगर ले लेंगे तो वो 20 मिलीग्राम तक आपकी अल्कोहल कंटेंट को ला देगी। और अगर इससे ज़्यादा क्रॉस होता है आपका, तो आप ब्रेथ एनालाइजर में डिटेक्ट कर लिए जाएंगे अल्कोहल कंटेंट और आपका लीगल एक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ का अपन ध्यान दें। उसके बाद ड्राइविंग लीगल एज कितनी है अल्कोहल कंजम्पशन करने की, तो अलग अलग स्टेटों में अलग अलग है। एमपी में अलग है, गोवा में अलग है, सब जगह अलग अलग है। कहीं 18 है, कहीं 21 है, कहीं 25 है। और कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जिनमें पूर्णतः प्रतिबंधित है, जैसे गुजरात हो गया और अभी बिहार हो गया, यहाँ पर पूर्णतः प्रतिबंधित भी है, इलीगल है यहाँ पर कंजम्पशन। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये भी होती है कि हर एक शराब में सेम अल्कोहल का कंटेंट नहीं होता है, हर एक शराब का अलग अलग है। बियर में सबसे कम होता है। अब सारी अलग अलग शराब होती है, मैं बताऊंगा तो ये अपने आप में एक अलग बड़ा लेक्चर हो जाएगा। विस्की, रम, वोडका, जिन, तकीला, इन सब में अलग अलग होता है, जो कि हम लोग को हमारी मेडिकल स्टडीज़ में पढ़ाया भी जाता है। लेकिन आप एक अमूमन तौर पर जान लीजिए कि अलग अलग शराब में अलग अलग अल्कोहल कंटेंट होता है, तो आप हर एक उसको एक मापदंड पे नहीं लीजिए कि नहीं इसमें मैंने कम वाली ले लिया और मैंने ज़्यादा वाली ले ली है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है बहुत अच्छे से। जी, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि डॉक्टर साहब कितनी मात्रा सेफ़ है और कितनी अनसेफ़ है, आप ये हमें बता दीजिए ताकि हमारी हेल्प हो जाए। तो ये आप जान लीजिए कि इंडिया में तो ऐसा कोई लिमिट नहीं बनाया गया, लेकिन फॉरेन से अगर हम लोग डाटा लें और उस डाटा को मैं आपके सामने बताऊं, तो 100 ग्राम से कम वीक में जो रहती है वो सेफ माना गया है पूरे वीक में। ऐसा नहीं है कि एक वीक में हम 100 ग्राम ले लें और कहें हम सेफ जोन में हैं। एक ये डाटा है कि पूरे वीक में अगर 100 ग्राम से कम ले रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, अगर नहीं लेंगे तो भी आप सेफ जोन में हो, तो नहीं लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभार लेते हैं तो मात्रा का ध्यान दीजिए। एक टर्म होती है बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग मतलब आप एंजॉय करने के लिए, पार्टी के लिए एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ले रहे हैं। तो उसके लिए भी विदेश में बताया गया है कि महिलाएं अगर 4 या 4 से ज़्यादा विस्की के पैग ले रही हैं, 30 ml वाले ड्रिंक्स ले रही हैं, तो उसको बिंज ड्रिंकिंग बोला गया है 2 घंटे के अंदर में। और अगर 5 या 5 से ज़्यादा विस्की के पैक अगर पुरुष ले रहे हैं तो इसको बिंज ड्रिंकिंग बोला गया है। और ये अवधि 2 घंटे के अंदर में इतना ले रहे हैं मात्रा,
तो उसको बिंज ड्रिंकिंग बिंज ड्रिंकिंग मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि बिंज ड्रिंकिंग सबसे ज़्यादा हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। एकदम से अल्कोहल कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म को गड़बड़ करता है, और सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम जो स्वास्थ्य में आते हैं वो बिंज ड्रिंकिंग के कारण आते हैं। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, और एक सोबर ड्रिंक की तरफ आप रहें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे उम्दा बात कुछ हो नहीं सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि लीवर पर असर आने के लक्षण क्या क्या हैं। डॉक्टर साहब, हमारे लीवर पे अभी असर आया है कि नहीं? शराब तो हम पीते हैं लेकिन हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है, कमज़ोरी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं है। तो हम कैसे जानें कि हमारे लक्षण जो हैं वो लीवर की कमज़ोरी के कारण आ रहे हैं, जो हम शराब पी रहे हैं? तो आप लक्षण जान लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि लीवर पर अगर आपके असर आ गया है तो क्या क्या आपको लक्षण आ सकते हैं आपके शरीर में। तो भूख का नहीं लगना, थकान जल्दी होना, उल्टियाँ होना, अपचन रहना, वजन जल्दी जल्दी गिरना, आंखों पीली रहना, पेशाब पीली जाना, जिसको पीलिया बोलते हो आप। उसके बाद पेट में पानी का भरना, पेट फूल जाना, पतली स्टूल होना, हर जगह सूजन आ जाना, कंफ्यूजन रहना, आपकी मेमोरी कम होना, चमड़ी में लाल लाल छोटे छोटे चिकत्ते रहना। उसके बाद पुरुषों में देखा गया है स्तन बढ़ जाते हैं, जो लंबे समय से शराब का सेवन करते हैं और लीवर फेल की तरफ जाते हैं, तो उनको गायनेकोमेस्टिया या स्तन के बढ़ना हो जाता है। कई बार लेटरिन में खून आता है, खून की उल्टियाँ हो जाती हैं अगर एडवांस स्टेज रहती है, जिसको हेमेटेमेसिस भी बोलते हैं। और बार बार बेहोशी आना, शुगर का कम होना, हाइपोग्लाइसीमिया होना, ये सारे ही आपको ये दर्शाते हैं कि आपका लीवर कमज़ोर हो चुका है आपकी शराब के सेवन के कारण, और निश्चित रूप से आपकी लीवर की बीमारी अब आगे का रूप ले चुकी है। उसके बाद प्रश्न आता है कि लीवर फेलियर के स्टेजेस क्या हैं। पर्टिकुलर स्टेज होते हैं, अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लें, जल्दी पहचान लें, तो उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसमें परमानेंट हो जाता है, जिसको लीवर सिरोसिस बोलते हैं। उसके बाद आप चाहे फिर कुछ भी कर लें, कुछ भी इलाज ले लें, शराब बंद कर दें, लेकिन वो स्टेज नहीं रिवर्स होगी, और वो इरिवर्सिबल स्टेज होती है। तो ये स्टेज बताने का उद्देश्य ये है कि आप शुरुआती स्टेज में पकड़ लें उसको, और उसको रिवर्स करके नॉर्मल हेल्दी लीवर की तरफ ले आएँ। तो स्टेज ये होती है कि सबसे पहले आपका हेल्दी लीवर है, आपने ध्यान नहीं दिया, शराब पीते गए, तो वो लीवर आपका एक्यूट हेपेटाइटिस कराएगा, एक्यूट हेपेटाइटिस क्रोनिक में बदलेगा लंबे समय से। उसके बाद फैटी लीवर होगा, लीवर में फैट होने लगेगा, फैटी लीवर बढ़ते 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 लीवर इतना बढ़ जाएगा कि फिर उसके बाद लीवर फिब्रोसिस होने लगेगी, और फिर अंतिम में लीवर फिब्रोसिस आपका लीवर सिरोसिस का स्टेज ले लेगा, जो कि अंतिम स्टेज है और उसको रिवर्स नहीं कर सकते। फिर चाहे आप शराब पीना छोड़ दें, या चाहे कितने चमत्कारिक आप इलाज करवा लें, बाबा जोगियों पे चले जाएं, झाड़ फूक करवा लें, लेकिन फिर वो नहीं रिवर्स हो पाएगी। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जल्दी से जल्दी स्टेज को पकड़ लें और परहेज करना शुरू कर दें। हमने यहाँ तक देखा है कि फैटी लीवर और लीवर फिब्रोसिस तक के पेशेंट जो हैं, उनने अगर शराब का सेवन बंद कर दिया है और इलाज अच्छा लेने लगे हैं, तो उनका नियर नॉर्मल हेल्दी लीवर की तरफ स्टेज चला गया है, और वो अपना जीवन यापन नॉर्मल की तरह कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दें। अब हम आज पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे लिवर सिरोसिस क्या होता है। बहुत डरावना शब्द है ये लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस को मैं अगर हिंदी में आपको समझाना चाहूँ, तो ये रहता है कि स्वस्थ लिवर जब सिकुड़े हुए परमानेंट डैमेज के रोग को ले ले, और अपना कार्य जो नॉर्मली वो करता है वो नहीं कर पाए, उसमें सक्षम ना रहे, तो उसको लिवर सिरोसिस का नाम दे दिया गया है। तो आपका स्वस्थ लिवर जो अच्छा हेल्दी लिवर था, वो अपने कार्य नहीं कर पा रहा और सिकुड़ के इतना छोटा हो गया, उसको लिवर सिरोसिस बोला जाता है, और वो स्टेज टर्मिनल होती है। यह आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इस चीज से ही बचना है हमें लिवर सिरोसिस से। अब प्रश्न आता है कि शराब के अलावा अन्य क्या कारण है लिवर सिरोसिस के? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि लिवर सिरोसिस सिर्फ और सिर्फ शराब के कारण नहीं होता है। बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण लिवर सिरोसिस हो जाता है। कई महिलाएं आती हैं हमारे पास कि हमने तो कभी सेवन नहीं किया शराब का, जिंदगी में छुआ तक नहीं है, डॉक्टर साहब देखा तक नहीं है, लेकिन आज की स्टेज ये हो गई है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका लीवर फेल हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए, एक कारण सिर्फ शराब ही नहीं है, कई कारण मैं बता देता हूँ। जैसे हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये आपका लीवर गला देता है, आखिरी में लीवर सिरोसिस कर देता है। महिलाएं हमारे पास कई आती हैं, पेट में बहुत अधिक पानी पड़ गया है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, सारे लीवर फेल के साइन आ रहे हैं, और फिर उनका जब सोनोग्राफी कराते हैं तो लीवर छोटा सा यानी लीवर सिरोसिस होती है, जिनमें बहुत अधिक मोटापा रहता है, ओबेसिटी होती है, मॉर्बिड ओबेसिटी होती है, उनमें भी लीवर सिरोसिस होने के चांस अधिक रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में रहते हैं, जिनको कैंसर हो चुका है,
उनमें होता है लिवर सिरोसिस के चांसेस। उसके बाद आईवी ड्रग यूजर्स जो रहते हैं, नशीले इंजेक्शंस लेते हैं, वो क्या करते हैं आपस में नीडल शेयर करते हैं, उससे हो जाता है उनको एचआईवी या हेपेटाइटिस बी, और फिर वो आगे जाके लिवर सिरोसिस करा देता है। उसके बाद उन लोगों में भी होता है जिनमें पारिवारिक हिस्ट्री रही है, पारिवारिक लिवर की बीमारी रही है, कि उनके दादा परदादा को रही, फिर उनसे बच्चों में हुई, तो उनको भी बहुत अधिक चांस होते हैं लिवर फेल होने के, फिर बाद में वो लिवर सिरोसिस का रूप ले लेता है। तो इन मेटाबॉलिक डिजीजेस को ढूंढना पड़ता है। ये मैं वयस्कों में बता रहा हूँ, बच्चों के बिल्कुल अलग कारण होते हैं, वो डिस्कस करना मेरे हिसाब से एक पीडियाट्रिशियन के लिए ज़्यादा अच्छा है। मैं बड़ों का और वयस्कों का डॉक्टर हूँ, एमडी मेडिसिन हूँ, तो इसलिए मैं वयस्कों तक अपनी चर्चा को सीमित रखूँगा। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बीमारी के बारे में बता दिया, लक्षण बता दिए, सब कुछ बता दिया। अब हम इलाज क्या करें? इलाज मैंने जैसा कि बताया, लिवर सिरोसिस से बच जाइए तो इलाज आपको कोई भी एक एमडी मेडिसिन या डीएम हेपेटोलॉजिस्ट आसानी से कर देगा। अगर लिवर सिरोसिस हो गई है तो आपकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और अब आपको बहुत ज़्यादा परहेज और बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। पर्टिकुलर इलाज तो आपको करते रहना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, इलाज क्या बचता है? तो इलाज बचता है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। लिवर ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, कब करते हैं, इसका खर्चा कितना होता है, ये जान लेते हैं हम अगले 5 मिनट में। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांटेशन जब करा जाता है कि जब अब कोई उपचार नहीं बचा है, आपका लिवर पूरी पूरी तरीके से लिवर सिरोसिस यानी कि सड़ चुका है, तो आपका डॉक्टर बताएगा अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि अब आप अपना लिवर ट्रांसप्लांट करा लीजिए। तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि डिसीज डोनर, मतलब जो मर चुका है, तुरंत उसकी मृत्यु हुई है और उसने डोनेशन के लिए अपना फॉर्म भर चुका है, या लावारिस लाश है जिसका सरकार चाहती है कि अंग दान हो जाए, तो उसमें डिसीज डोनर रहता है जो मर चुका है, तुरंत उसका लिवर लेकर पूरा दूसरे जिसने रजिस्टर करा के रखा है उस तक ट्रांसफ़र कर दिया जाए और उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाए लिवर, पहला। दूसरा होता है लाइव डोनर। लाइव डोनर आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, और लाइव डोनर में ऐसा नहीं है कि आपके लाइव डोनर का पूरा लीवर निकाल कर उस दूसरे को लगा दिया जाता है। हेल्दी लीवर को, जो हेल्दी इंसान है उसका थोड़ा सा भाग लीवर का, जिसका पूरा लीवर सिरोसिस हो चुका है, उसमें लगाया जाता है। और जो हेल्दी इंसान है, उस हेल्दी इंसान का लीवर अपने आप कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी के साथ बढ़ जाता है, नॉर्मल रूप ले लेता है, तो वो अपना नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है। लेकिन इसमें परहेज बहुत होते हैं, वापस से पूरे परहेज करने हैं, जिसने दिया है उसको भी और जिसने लिया है लीवर उसको भी। इस बहुत चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाना चाहिए, देना पड़ता है। इसकी सर्जरी बहुत जटिल होती है, 10-10 12-12 घंटे लगातार करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक तंत्रिकाओं को, हर एक नसों को, धमनियों को मिलाना पड़ता है, और एक जटिल सर्जरियों में से एक है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। इसलिए इसका खर्चा भी बहुत अधिक है। मरीज जिसने लगाया है, जिसने दिया है, उन दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। दवाइयाँ बाद में भी चलती हैं। डॉक्टर साहब, खर्चा कितना आ जाता है इसका? हम कराना चाहते हैं, हमारा मरीज है, देखिए सबसे ज़्यादा महंगा जो है अभी वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ही खर्चा, 20 लाख से लेकर 40 लाख तक का खर्चा होता है अलग अलग अस्पतालों से। बड़े अस्पताल में आप जाएंगे 40 लाख तक जाएगा, छोटे अस्पताल सरकारी में आप जाएंगे तो उनके अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसके साथ, लेकिन 20 से 40 लाख आप मान के चलिए इतना खर्चा होगा। तो मेरा सुझाव यही होगा, लीवर सिरोसिस होने से पूर्णतः बचाएं अपने शरीर को। इस बार लीवर सिरोसिस से बच जाएंगे आप तो आपका इतना खर्चा बच जाएगा, दूसरी आपकी जान भी बच जाएगी। और ऐसा नहीं है एक बार लिवर ट्रांसप्लांट करा दिया तो आप फिर बच ही जाएंगे। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, रिजेक्शन होता है ट्रांसप्लांट का, इन्फेक्शन होता है, और भी अन्य कारण हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस बारे में अगर आप जागरूक रहेंगे, लिवर सिरोसिस, लीवर का क्या असर होता है शराब का लीवर पर, पूरी चीज़ें जितनी मैंने बताई हैं, तो मेरे हिसाब से आप तक ये जानकारी अच्छे से पहुंच भी गई होगी हिंदी में। और हिंदी में बनाने का उद्देश्य ही मेरा ये रहता है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। तो ये लीवर और शराब पर चर्चा इसलिए करी मैंने कि पूरी आप तक मैं जानकारी पहुंचा सकूं। आप अपना जो भी कीमती सुझाव रहे मुझे ज़रूर भेजें, ताकि और इसमें मैं बेहतर कर पाऊँ आगे। आप टॉपिक भी डाल सकते हैं अगले में क्या कवर करूँ, जिसमें आपको लगता है जानकारी की ज़रूरत है और आम जनता की इससे में भलाई होगी। तो कृपया इस को आगे बढ़ाएं और भेजें मुझे सुझाव अपने। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आदित्य परिहार, जबलपुर से।